नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुनामी की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी अर्थक्वेक और वोल्केनो की, और उससे अलग हम लोगों ने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे जो विषय हैं उनके बारे में, बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनके बारे में। जो ये टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे वो CSIR या जियोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत कुछ है, या हम लोग अभी तक देख रहे थे भूआकृति विज्ञान के कैसे कैसे स्थलाकृतियां बनती हैं। तो उसी के अंदर एक सुनामी का टॉपिक आता है, जो भूकंप और ज्वालामुखी से और जो फ्रैक्चर वगैरह हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात की थी, उससे जुड़ा हुआ ही एक विषय है। तो हम आज बात करते हैं शुरुआत से सुनामी वर्ड की। तो सुनामी वर्ड क्या होता है, आप सभी इस विषय से परिचित है, सभी इससे आप जानते हैं कि ये सुनामी जो वर्ड है, सुनामी जो शब्द है, ये बेसिकली महासागरों से जुड़ा हुआ है। ये सभी आपको पता है, आप बेसिक बुक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे जो कोस्टल स्टेट है, हमारे कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं। अगर हम लोग चलें सबसे पहले कलकत्ता या पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद देखोगे महाराष्ट्र, उसके बाद देखोगे गुजरात और गोवा, और हमारे अंडमान और दमन दीव। ये बहुत सारे जो स्टेट हैं और बहुत जो यूटीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समुद्रों के साथ मिलते हैं, और समुद्रों में के अंदर अगर सुनामी आती है तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। 2004 की जो सुनामी थी उसने भी इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, जिसमें तमिलनाडु के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, आपदा प्रबंधन के अंदर आप जाते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग एग्जाम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस भी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। और आप देखोगे कि जो हमारी पेंडेमिक आई, महामारी आई, उसके बाद जो आपदा प्रबंधन है उसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी चर्चा हम लोग भिन्न भिन्न जो क्षेत्र है उसके अंदर देखते हैं, और भिन्न भिन्न जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है सुनामी का, जो ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा जाता है, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा जाता है, और जो अदर सोशल स्टडीज है उनके अंदर भी पढ़ा जाता है। तो आज हम इसकी सी बात करते हैं कि सुनामी वर्ड क्या है, कहां से आया। बेसिकली सुनामी जो शब्द है, हमारा सुनामी जो वर्ड है, वो जापानीज भाषा का, जापानीज या जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, हार्बर वेव्स। अब बात होगी हार्बर वेव्स। तो हार्बर वेव्स कौन सी होती है, हार्बर जहां पर हमारे जहाज खड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बर। तो वहां पर जो वेव्स आती हैं, जो तरंगे आती हैं, तो उसको जापानी साहित्य के अंदर क्या बोला जाता है, सुनामी। और वहीं से ये सब सबसे पहले उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र के अंदर स्थित है जहां पर सुनामी की जो घटनाएं हैं वो साल 2 साल में कंटिन्यू आती रहती हैं, जिसके कारण ये जो शब्द है ये इनके साहित्य में धीरे 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 एक अच्छी खासी जगह बना चुका था। और उसके बाद यही शब्द विश्व के अन्य जो देश थे उन लोगों ने अडॉप्ट किया है, उन्होंने भी अपने साहित्य में इसको लिया। अब सेकंड बात करते हैं कि ये जो वेव्स हैं, ये जो हार्बर वेव्स हैं, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, जहां पर जो कोस्टल एरिया है वहां पे ये वेव चलती हैं। वेव्स तो वैसे भी समुद्र के अंदर छोटी बड़ी बहुत चलती हैं। तो ये सुनामी है, और जो बाकी वेव्स हैं जैसे टाइडल वेव्स भी हैं, तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है भाई, क्यों ये अलग है। तो ये जो सुनामी तरंगे हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, जिसके कारण वो औरों से अलग होती हैं। तो उसकी विशेषताएं क्या होती है, अगर आप देखोगे उसकी विशेषताएं, तो बेसिकली ये 10 फुट से 100 फीट तक ऊंची हो सकती है। अगर आप दूसरी तरंगों के बारे में, दूसरी वेव्स के बारे में देखेंगे तो कोई भी वेव्स इतनी ऊंची नहीं हो सकती जितनी की सुनामी होती है। सेकंड क्या है, इनका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ 100 से 150 किलोमीटर तक का लंबा हो सकता है। यहां पे एक नया वर्ड हमारे सामने आया, वेवलेंथ। क्या आया कि वेवलेंथ, ये वेवलेंथ क्या होता है। अच्छा, थर्ड बात करते हैं हम लोग कि ये इसका जो ट्रेवलिंग स्पीड है, या जो इसकी चलने की गति है, वो 20 से 30 माइल पर आवर, मतलब ये बहुत स्पीड से चलती हैं। थर्ड विशेषता यही होगी। फोर्थ विशेषता क्या है कि ये जो सैलो वाटर है, मतलब जहां पर पानी कम है, और पानी कम कहां पर होता है, कोस्टल एरिया के अंदर। तो जो हमारा जहां पर पानी कम है, सैलो वाटर है, वहां पर ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
तो हम लोगों ने कुछ विशेषता देखी और उन विशेषताओं के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि दो वर्ड आए, दो शब्द आए, नए वर्ड आए, उनको समझ लेते हैं पहले। तो वो जो दो वर्ड क्या है, एक तो है हमारा वेवलेंथ, है ना, ये वेवलेंथ क्या होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो हमारी समुद्र के अंदर जो लहरें चलती हैं वो कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची। अगर किसी ने समुद्र अभी तक नहीं देखा है तो उसने स्विमिंग पूल देखा होगा, अगर उसने स्विमिंग पूल नहीं देखा है तो गांव का तालाब जरूर देखा होगा। अगर वो भी नहीं देख पाए हैं तो आपने कहीं छोटे से एरिया के अंदर पानी का इकट्ठा होना तो जरूरी देख लिया होगा। उसको भी भूल जाओ, मैं एक बकेट से शुरुआत करते हैं कि एक बकेट, एक पानी की बाल्टी लेते हैं, उस पानी की बाल्टी के अंदर भी हम लोग वेव्स या जो तरंगे हैं उसको उत्पन्न करते सकते हैं। कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कि कोई बकेट या बाल्टी के अंदर आप कोई पत्थर डालो या कोई ग्लास डालो या कुछ भी डालो जिसके कारण उस पानी के अंदर हलचल होने शुरू हो जाए, और जब वो हलचल होनी शुरू हो जाएगी तो पानी क्या करेगा, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा। वही काम हमारा समुद्र के अंदर है, उसी तरह की तरंगे समुद्र के अंदर चलती हैं। और यही जो अप डाउन है, जो एक बकेट के अंदर एक अप डाउन था, वही अप डाउन जब समुद्र के अंदर होता है और कुछ कारणों के कारण, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सुनामी बोलते हैं। अब हम लोग वेवलेंथ को समझते हैं उस बकेट से या फिर उन वेव्स से। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर जो वेव्स है, कहीं पर जो पानी की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, कहीं पर तो ऊपर उठी होती है और कहीं पर वो नीचे होती है ना। तो अब जो ऊंचाई का पार्ट है, दो तरंगों की जो ऊंचाई का पार्ट है, ऊंचे पार्ट है, अगर उनके बीच की जो दूरी देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्यता। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तरंग दैर्घ्यता, वेवलेंथ बोलते हैं। या तो किसी जो दो वेव्स थी उनकी ऊंचाई के पार्ट, या फिर हम लोग ले लेते हैं कि दो जो तरंगे हैं उनकी गहराई वाले पार्ट, मतलब ये वाले पार्ट, इनके जो बीच की दूरी होती है वो वेवलेंथ होती है। अब एक बात और करते हैं, तो वेव हाइट क्या होती है, हाइट मतलब ऊंचाई, कि तरंग की ऊंचाई। अब उसको कैसे काउंट करते हैं, तो दोस्तों तरंग की जो ऊंचाई हम काउंट करते हैं, जो तरंगे चलती उसके सबसे गहरे पार्ट में, मतलब जहां पर पानी नीचे की तरफ जाता है, जैसे यहां पर नीचे की तरफ जाता है, और जो सबसे ऊंचाई का पार्ट, जो सबसे ऊंचा पार्ट, मतलब अगर देखा जाए इसका, तो ये इसका सबसे नीचा पार्ट हुआ और ये क्या हुआ, इसका ऊंचा पार्ट हुआ, ये होगी इसकी वेव हाइट। इस तरंग से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ये ऊंची तरंग है। अब ये तरंग क्या होती है कि जैसे ही ये देखो, ये इसका निचाई का पार्ट हो गया, ये सबसे इसका ऊंचा पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव हाइट, मतलब तरंग की ऊंचाई। तो हम लोगों के सामने दो वर्ड और क्लियर हो गए, वेव लेंथ पता लग गई, सेकंड हम लोगों को वेव हाइट पता लग गई। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और क्या बात है सुनामी की जो अन्य तरंगों से ये अलग है। तो सबसे, अगर इसके साथ कोई सिमिलरिटी है किसी तरंग की, तो वो सिमिलरिटी किसकी है, टाइडल वेव्स की। टाइडल मतलब ज्वार भाटा। अब इसमें क्या फर्क है इन दोनों के अंदर, भी दोनों के अंदर कुछ तो फर्क होगा ना। अब ये क्या फर्क है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो उसका जो कॉज है, मतलब वो किस कारण से उत्पन्न होती है, वो किस कारण से उत्पन्न होती है। जो टाइडल वेव्स हैं वो किसके कारण, हमारी जो सूर्य है और चंद्रमा है उसकी ग्रेविटी के कारण, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, और या फिर ज्वारीय ऊर्जा के कारण, सॉरी जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण हमारी जो महासागरों के अंदर ज्वार भाटा आता है। सेकंड, लोकेशन। अगर लोकेशन देखा जाए तो सुनामी की लोकेशन क्या है कि वो किसी भी जगह पर उत्पन्न हो सकती है। और सेकंड, जो ज्वार भाटा है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही उत्पन्न होता है, जहां पर उसकी ऊंचाई के अंदर भी विभिन्नताएं हैं। जैसे हमारी जो फंडी की खाड़ी है, मतलब फंडी की खाड़ी कहां पर, जो एरिया है कनाडा का, वहां पर इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। और जो हमारा
कच्छ का रण है वहां पर या गुजरात के पास इसकी ऊंचाई कम हो जाती, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। बट जो हमारी सुनामी है उसकी ऊंचाई हम लोग देख ही चुके हैं कि 10 से 100 फीट तक हो जाती है, बट किसी भी ज्वार की ऊंचाई 100 फीट तक नहीं जाती। तो एक हाइट के अंदर डिफरेंस हो गया। सेकंड देखते हैं लोकेशन। लोकेशन मैंने बता ही दिया कि भाई अलग अलग जगह पे भाई जो है तो सुनामी है वो कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, बट क्या है कि टाइड्स है वो जो हमारे महासागर है उसके अंदर उत्पन्न होती है और स्पेसिफिक जगह के अंदर उत्पन्न होती है। उसके बाद थर्ड देखते हैं इंटेंसिटी। भाई गहनता, अगर गहनता देखा जाए तो अलग अलग जो क्षेत्र है उसके अंदर इनकी गहनता भी अलग अलग है। जैसे हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके जो चारों तरफ का एरिया है वहां पर जो सुनामी की बारंबारता है, जो बार बार आना या उसकी जो गहनता है वो अधिक है, बल्कि जो ज्वार भाटा उसकी गहनता कम है। अगर इसको अपोजिट वे में देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो ज्वार भाटा वो दिन में 2 बार आता है और जो सुनामी है वो साल में 1 बार भी आ सकती है और महीने में 2 बार या 10 बार भी आ सकती है। वो हमारी पृथ्वी के आंतरिक हलचलों पर है। तो ये बेसिकली टाइड्स के अंदर मतलब ज्वार भाटा और सुनामी के अंदर डिफरेंस हुआ, फर्क हुआ। अब देखते हैं कि जो हमारी सुनामी है, जो हमारी जो तरंगे हैं, सुनामी तरंगे, वो उत्पन्न कैसे होती है, क्या उसका कारण रहता है, तो क्या कॉज होते हैं, किस कारण से सुनामी इतनी विनाशकारी होती है। अगर हम लोग देखें, आप लोग अगर जानते होंगे कि 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी हमारे कोस्टल एरिया या हिंद महासागर के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक, या 2,20,25,000 अप्रोक्सीमेटली लोग उसके अंदर चल बसे थे। और 2011 के अंदर अगर आप लोगों ने जापान के बारे में देखा हो तो वहां पर जो फुकुशिमा रिएक्टर था वो भी क्या हुआ था कि सुनामी के कारण ही लीकेज हुई थी और परमाणु जो रेडिएशन है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारी जानमाल की हानि हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, किसके कॉज क्या है, क्या कारण से ये उत्पन्न होती। तो सबसे पहला कारण क्या है, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कहां पर उत्पन्न हो, आप लोगों को पता है कि समुद्र के जो सरफेस है, समुद्र की जो गहराई है वहां पर क्या है, स्थल भाग है। और उस स्थल भाग के अंदर जब कोई एक्टिविटी होती है या भूकंप आता है, भूकंप कैसे आएगा, आप लोगों को पता है कि भूकंप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट मैं बता देता हूं कि भूकंप का आने का कारण क्या होगा। यहां पर या तो कोई क्रैक हो जाए, मतलब वो जो सरफेस है, जो हमारा ओशियन का फ्लोर है उसके ऊपर या तो कोई क्रैक हो जाए, या फिर वहां पर वोल्केनो इरप्शन हो जाए, वोल्केनो से भी तो एनर्जी निकलती है, भूकंप आता है, या फिर कोई और लैंडस्लाइड हो जाए वहां पर, या कोई और कारण हो जाए जिसके कारण क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, जो भूकंप की जो ऊर्जा है वो तरंगों के अंदर मिक्स होके जो स्थितिक ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदल देती है, स्टैटिक एनर्जी को क्या क्या बोलते हैं, डायनेमिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण हमारी सुनामी आती है। सेकंड देखते हैं वोल्केनो। अब वोल्केनो इरप्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वोल्केनो इरप्शन समुद्र के अंदर होते हैं, बेसिक बात है ये। और इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जो अंध महासागर का जो बीच का पार्ट है, मिड अटलांटिक ओशियन है, वहां पर वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। पैसिफिक ओशियन है जिसके अंदर जो हमारा होनोलुलु का एरिया है या जो हवाई द्वीप है वहां पर वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। समुद्र के आंतरिक भाग में जब वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो ब्रस्ट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होती है। अब थर्ड बात क्या है कि मेट्रोइड्स, अगर कोई उल्का पिंड, बड़ा उल्का पिंड समुद्र के अंदर गिर जाए तो हमारी क्या हो सकती है, सुनामी हो सकती है। अब लोगों ने पढ़ा था लैंडस्लाइड के बारे में, तो अगर लैंडस्लाइड हो जाता है समुद्र के अंदर गहराई के अंदर लैंडस्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड मतलब बहुत बड़ा मलबा किसी आंतरिक पर्वत की चोटी से समुद्र के अंदर गहराई में टूट के गिर जाता है, तो उसके कारण भी सुनामी उत्पन्न हो जाती है। अब देखते कि ये सुनामी एक नॉर्मल लहर थी तो है, बट ये इतनी खतरनाक कैसे होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा ये अर्थक्वेक के कारण सुनामी हुई, ये उत्पन्न कैसे हुई, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक जब आया, जब भूकंप आया तो उससे क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, बाहर की तरफ एनर्जी निकली। हम लोगों ने पी, एस और एल वेव्स के बारे में पढ़ा था ना, जब वो तरंगे बाहर की तरफ फैली तो वो क्या हुआ, पानी के अंदर बही, पानी के अंदर मिली ना, इन वेव्स के अंदर मिली, और वेव्स के अंदर मिली तो क्या हुआ, इन्होंने, इन तरंगों ने या इस ऊर्जा ने पानी को एक ऊंचाई से ऊपर उठा दिया, ऊंचाई से ऊपर उठा दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि ये
जो हमारी तरंगे हैं वो सीरीज में है, मतलब एक से दूसरी जुड़ी हुई है, दूसरी से तीसरी जुड़ी हुई है, तीसरी से चौथी जुड़ी हुई है। अगर हम किसी सर्कल को या किसी सीरीज को हिलाते हैं या उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो पूरी की पूरी श्रृंखला, पूरी की पूरी सीरीज हिलती है ना। तो देखो यहां पर ये भूकंप आया, इस भूकंप के कारण इसने सिर्फ इस तरंग को ऊपर उठाया। अगर ये तरंग ऊपर उठी तो ये आगे वाली भी उठी, और ये थर्ड नंबर जो तरंग होगी ये भी उठेगी, अगर ये फोर्थ तरंग है ये भी उठेगी, और ये फिफ्थ वाली है ये भी उठेगी, और सिक्स्थ वाली है ये भी उठेगी। तो एक श्रृंखला के साथ छेड़खानी कर दी किसने? भूकंप की ऊर्जा ने। और भूकंप की जो ऊर्जा थी वो यहां पर जब ये ऊपर की तरफ गई तो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? जो हमारी ऊर्जा थी वो हमारी स्थितिक ऊर्जा के अंदर या काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। बट जैसे इसने चलना शुरुआत की तो ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, मतलब इसके अंदर गति आ गई, जिसके कारण ये विनाशकारी होगी। सेकंड बात देखते हैं कि ये मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि ये शैलो वाटर के अंदर, ये कम पानी के अंदर ज्यादा खतरनाक हो जाती। क्यों हो जाती? आप लोग देखोगे कि जो हमारी वेव्स हैं, जो सुनामी तरंगे हैं, ये सुनामी तरंगे क्या होती हैं कि जब ये यहां से चलती हैं, यहां से शुरू होती है, तो उनकी जो वेव लेंथ है, मतलब जो तरंगे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी थी ये मान लेते हैं। बट जैसे ही वो समुद्र, जैसे ही वो कोस्ट के नजदीक आएंगे, उसकी ये जो लंबाई है वो धीरे 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 कम होती जाएगी और उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है कि ये जब कम होना शुरू हो जाएगी, ये जब कम होना शुरू होगी तो क्या होगी? धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ना शुरू हो जाएगी ना। यहाँ पे 200 किलोमीटर तक की ये लंबाई की तरंग दैर्घ्यता वाली थी, बट यहाँ पर आई ये 20 किलोमीटर, पर इसकी ऊंचाई बढ़ गई। अब ये 10 मीटर तक ऊंची होगी। तो जैसे ही कोस्टल एरिया या जैसे ही हम नजदीक पहुंचेंगे उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, और ऊंचाई बढ़ने पर इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 100 फीट तक हो जाती है। अब जब कोई तरंग 100 फीट तक ऊंची हो जाती है, मतलब हमारे 10 फ्लोर तक किसी बिल्डिंग तक ऊंची हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा? वो ज्यादा तबाही करेगी। और देखते हैं बातें हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवीज के अंदर या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर या फिर किसी यूट्यूब के वीडियो के अंदर, उसमें अंदर आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो हमारी जब भी सुनामी आती है तो सुनामी के अंदर कई बार जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां का वाटर पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो इसके कारण लोगों को पता लग जाता है और वो भाग लेते हैं वहां से। तो ये पानी पीछे की तरफ क्यों आता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे, अगर हम लोग देखें तो तरंग के ऊपर क्या होता है? कोई भी तरंग किस प्रकार बनती है? उसका हाइट वाला पार्ट होता है, मतलब तरंग का ऊपरी भाग, और एक नीचे का भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको गर्त बोलते हैं और इसको शीर्ष बोलते हैं, मतलब ऊंचा पार्ट, ऊपरी पार्ट, या फिर क्रस्ट या फिर टफ को टफ बोलते हैं और क्रस्ट बोलते हैं इसको। अब देखो ये हर एक तरंग के अंदर उसका ऊपरी पार्ट है, मतलब शीर्ष है, और उसका गर्त है, और एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो देखो यहां से कोई तरंग उत्पन्न हुई, यहां से कोई भूकंप के कारण, मतलब यहां से इसके साथ छेड़खानी हुई, तो छेड़खानी हुई तो क्या हुआ? ये ऊंची उठी। अब आप देखोगे कि ये जो तरंग थी, हमारी जो लास्ट की तरंग थी, जो किसी कोस्टल एरिया के पास थी, तो जैसे ही ये जो इतना 100-200 किलोमीटर की थी, ये 20 किलोमीटर पे आ गई, और जब कोस्टल एरिया आएगा तो ये 1 किलोमीटर से भी कम रह जाती, या फिर 500 मीटर तक हो जाती है ये। और जब 500 मीटर तक ये छोटी हो जाती, इसकी तरंग दैर्घ्यता बढ़ जाती, तो क्या होगी? ये ऊंचाई की तरफ जाएगी, ऊंचाई की तरफ जाएगी ना। तो ये जो पानी था यहां पर, ये जो पानी था ये भी पीछे की तरफ किसका? क्यों? क्योंकि पानी तो अब ऊपर की तरफ चला गया और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके कारण ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, यहां से पानी हम लोगों को पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है वो पीछे की तरफ चला गया, और देखो इसकी हाइट कितनी बढ़ गई। तो इस कारण से ये पीछे की तरफ जाता है और हम लोगों को जो सुनामी है उसका पता लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या खास बात है, कौन कौन से एरिया है जो सुनामी के प्रभाव में आ सकते हैं।
तो सुनामी के प्रभाव में कौन कौन से एरिया आ सकते हैं, कौन कौन से देश आएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसकी सीधी सी बात, जो समुद्र के नजदीक है, किसी ओशियन के नजदीक है या फिर किसी सी के नजदीक है। अगर आप लोगों ने भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, जो आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिंग ऑफ फायर थी जहां पर वोल्केनो इरप्शन सबसे ज्यादा होता था, भूकंप सबसे ज्यादा आता था। तो वहां पर, और आप लोगों को पता है कि सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है, तो जो भी रिंग ऑफ फायर के देश होंगे वहां पर सुनामी की सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे पैसिफिक ओशियन, देखोगे, पैसिफिक ओशियन के अंदर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में कौन सा हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो जो पैसिफिक ओशियन के लगते हुए देश हैं, जैसे चिली हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अलास्का हुआ, उसके बाद देखोगे आप रशिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, और जो हमारे ईस्टर्न एशिया की जो कंट्री हैं जिसके अंदर ताइवान, सुमात्रा, इंडोनेशिया, और ये के साथ साथ न्यूजीलैंड और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है, वो ये जो एरिया है ये रिंग ऑफ फायर में है, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट है, तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो जितने भी कोस्टल स्टेट है, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल, सेकंड देखते हैं उड़ीसा, थर्ड देखते हैं हम तेलंगाना, उसके बाद फोर्थ देखते हैं हम लोग तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश, और फोर्थ देखते हैं हम कर्नाटका, फिफ्थ देखते हैं तमिलनाडु, उसके बाद केरला, उसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा और गुजरात। ये सारे के सारे रीजन किसके अंदर हैं, भूकंप या सुनामी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की, ये हम लोगों ने बात की थी सुनामी के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में, और जो 2004 का जो सुनामी आया था जो हिंद महासागर के अंदर, उसके कारण के बारे में देखेंगे हम। एक डिस्कवरी जो चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल है, उसकी एक केस स्टडी पढ़ेंगे, और उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस कारण से वो आया था और कितने लोग मारे गए थे उसमें। तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद।